चलिए आज वॉरेन बफेट के एक बहुत ही पर्सनल मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन, किस्मत और विरासत पर उनके गहरे विचारों का एक निचोड़ है। आइए इसे और करीब से जानते हैं। सोचिए 95 साल की उम्र में जब वॉरेन बफेट अपनी जिंदगी को पलट कर देखते हैं तो सबसे पहले वो शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए इस उम्र तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक अनमोल तोहफा है। मतलब हेल्दी रहना और बिल्कुल साफ साफ सोच पाना, बफेट के लिए यही असली दौलत है। ये किसी भी बड़ी से बड़ी बिजनेस डील या कामयाबी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो बफेट की जिंदगी के दो सबसे बड़े पिलर्स क्या हैं? पहला है किस्मत और दूसरा इंसानियत के वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बफे इस बात को खुलकर मानते हैं कि वो बहुत लकी रहे हैं। 1930 में अमेरिका में एक हेल्दी वाइट लड़के के तौर पर पैदा होना उनके लिए एक ऐसी लॉटरी जीतने जैसा था जो दुनिया के करोड़ों लोगों को कभी नसीब नहीं होती। 1938 में हुई एक घटना ने उन्हें किस्मत का असली मतलब समझाया। उनके पेट में जोर का दर्द उठा। डॉक्टर ने पहले तो कहा सब ठीक है, लेकिन फिर उन्हें अपने ही फैसले पर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने दोबारा सोचा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। वो एक छोटा सा शक उनकी जान बचा गया। और इसी घटना ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर इंसानियत के छोटे छोटे कामों से आते हैं, जैसे एक डॉक्टर का अपने फैसले पर बस एक बार और सोचना। बफेट की जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जो हर पार्टनरशिप से ऊपर था। चलिए अब चार्ली मंगर की दुनिया में चलते हैं, जिन्हें वो अपनी रोशनी कहते थे। चार्ली मंगर सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं थे, वो एक टीचर थे, एक बड़े भाई जैसे थे, एक दोस्त थे। उन्होंने सिर्फ बफेट के इन्वेस्ट करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि उनके जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं, वो दोनों एक ही शहर में रहते थे, बस कुछ गलियों के फासले पर। फिर भी उन्हें एक दूसरे से मिलने में 28 साल लग गए। और जब वो मिले तो ऐसा लगा जैसे दो नदियां मिलकर एक बड़ी और ताकतवर धारा बन गई हों। अब बात करते हैं ओमाहा की, वो जगह जहां बफेटी जड़ें हैं। ये शहर सिर्फ एक पता नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बफेट अपनी कामयाबी का क्रेडिट ओमाहा को देते हैं। वो कहते हैं कि सादगी, ईमानदारी और सब्र जैसी चीजें उन्होंने वहीं से सीखी। उनके लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आत्मा का घर है। जरा सोचिए, 67 साल एक ही घर में। ये घर उनकी सादगी का और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सबक जो आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य के बारे में बफेट क्या सोचते हैं? उनकी विरासत का क्या होगा, उनके बच्चों का, और बर्कशायर हाथवे के फ्यूचर का क्या होगा? अपनी दौलत को दान करना बफेट के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है। ये असल में विश्वास और जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतना बड़ा दान इस बात का इशारा है कि बफे को अब अपनी ही कंपनी बर्कशायर पर भरोसा नहीं रहा? उनका जवाब सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। बफेट को ग्रेग आबेल की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। वो मानते हैं कि बर्कशायर की नींव यानी ईमानदारी और जिम्मेदारी हमेशा की तरह मजबूत रहेगी, चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना है। और आखिर में बफेट अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ कुछ बहुत जरूरी सलाहों में देते हैं। उनकी सलाह बहुत सीधी सादी है। अपनी गलतियों से सीखो, पर उनमें उलझकर मत रह जाओ। अपने हीरोज को समझदारी से चुनो और हमेशा याद रखो कि असली बड़प्पन पैसे या ताकत से नहीं, बल्कि दयालुता से आता है। और वो अपनी बात इस एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं, जब मदद करो तो ऐसे करो जैसे सारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, और जब शुक्रगुजार हो तो ऐसे हो जैसे तुम्हें सारी दुनिया की जरूरत है। ये काम करने और आभार जताने के बीच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता दिखाता है।